हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का जो एग्ज़ाम अगस्त 2024 में लिया जाएगा, उसके लिए यह रामबाण वीडियो है। देखिए, बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस दिया गया है उसमें बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस पर आधारित पूछे जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यह सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज 1 अगस्त 2024 है, 6 अगस्त 2024 तक, यानी कि 1 से लेकर के 6 अगस्त तक मैं पूरा प्रयास करूंगा कि क्लास 9th और क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जैसे कि यहाँ मैंने क्लास 9th और क्लास 10th का फिजिक्स जो है एक ही सेशन में रखा हुआ है, उसी प्रकार से क्लास 9th और क्लास 10th का बायोलॉजी, क्लास 9th और क्लास 10th का केमिस्ट्री, क्लास 9th और क्लास 10th का हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और हिंदी मैं आपको कंप्लीट करवा दूं फ्रेंड्स। और इन 6 दिनों में 1 से लेकर के 6 अगस्त 2024 तक यह पूरा बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी सब कुछ आप ताज़ा पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम में भी सब कुछ क्लियर होगा। चलिए, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बिहार पुलिस 2024 के लिए फ्रेंड्स देखिए, क्लास 9th और क्लास 10th का कंप्लीट साइंस में फिजिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2024 के लिए जो बिहार पुलिस का नया सिलेबस दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इस सेशन में हम लोग जो है क्लास 9th और क्लास 10th का कंप्लीट साइंस में फिजिक्स को, यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिकी को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, आज 1 अगस्त है और 6 अगस्त तक पूरा क्लास 9th और क्लास 10th का मैं जो बुक है आपको कंप्लीट करवा दूंगा। कल मैं आपको बायोलॉजी करवाऊंगा क्लास 9th और क्लास 10th का, और कल ही मैं आपको हिंदी भी क्लास 9th 10th का करवा दूंगा। तो आपको 5 तक निश्चित रूप से पूरा बुक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी लोग सेशन से जुड़े, उनको पता चले, वे भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स, और ये क्लास 9th का फिजिक्स पहले हम कवर करेंगे और फिर इसी सेशन में उसके बाद क्लास 10th के फिजिक्स को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। इस सेशन को बनाने में बहुत समय लगा है मेरा। चलिए, पहला चैप्टर है गति यानी कि मोशन। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सदिश नहीं है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, सदिश यानी कि वेक्टर और अदिश यानी कि स्केलर के बारे में आपको पता होगा। सदिश राशि क्या होता है? वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश कहा जाता है। सदिश के उदाहरण और अदिश के उदाहरण बड़ा पूछा जाता है, तो सदिश का उदाहरण याद रखिएगा। सदिश राशि के उदाहरण कुछ मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है ना। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे तो आप याद रखिएगा ताप प्रवणता, विद्युत धारा घनत्व, ये सब सदिश राशि हैं, ठीक है ना। अदिश राशि जैसे कि द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य इत्यादि। कार्य जो है अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, तो यहीं पूछा गया सदिश नहीं है, यानी कि अदिश कौन सा इसमें, तो चाल हो जाएगा। बाकी देखिए, विस्थापन, त्वरण, भार, ठीक है ना, ये सब आपके क्या हैं, वेग, बल सदिश राशि हैं। चलिए, विस्थापन की दर क्या है? विस्थापन की दर है तो देखिए वेग राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब ताज़ा रिवीजन करे रहेंगे तो एग्जाम में बहुत कुछ क्लियर होगा आपका, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है। क्या? शून्य, भिन्नांक, धनात्मक या ऋणात्मक, बताइएगा। सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कभी नहीं होता है, तो ये ऋणात्मक राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है एक सरल रेखा, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है, तो ये किया जाता है मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए, वृत्तीय गति में बताइए, ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन। वृत्तीय गति में तो देखिए, वृत्तीय गति में जो है गति की दिशा लगातार बदलती है।
गति की दिशा लगातार बदलती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये किसका संवेग है, मतलब संकेत है, ये सिंबल किसका है बताइए, ये सिंबल किसका है, सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए ये सिंबल जो है ना, ये कोणीय वेग का है, कोणीय वेग का यह सिंबल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का यूनिट क्या है, तो त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप सभी को पता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग का एसआई मात्रक, तो वेग का मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। देखिए एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगर आप इतना कर लेते हैं ना क्लास 9 10th का साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो कोई भी प्रश्न एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। किसी वस्तु का कोणीय वेग है, किसी वस्तु का कोणीय वेग, इसके द्वारा कोणीय विस्थापन, केंद्र पर बना कोण प्रति सेकंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक वस्तु स्थिर चाल से चल रही है तब, एक वस्तु स्थिर चाल से चल रही है तब यह समान समयांतर में समान दूरी तय करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सदिश राशि इसमें से कौन सा है, तो आप देख सकते हैं विस्थापन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो विस्थापन जो है ये सदिश है। बाकी यहाँ पर देखिए तापमान, चाल, कार्य मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा अदिश राशि है। देखिए बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशियाँ, बिल्कुल सही है। तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है, कार्य क्या है, कार्य अदिश राशि है। अभी तो मैंने आपको बताया अदिश राशि है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वस्तु समान समयांतरण में समान दूरी तय करती है, तब यह कहा जाता है कि वस्तु क्या है, समान समयांतर में, ठीक है ना, समान दूरी तय करती है, तो कहा जाता है कि एक समान चाल से चलती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ एक सरल रेखा में हो तब दोनों राशियां क्या होंगी बताइए, जब उनका ग्राफ एक सरल रेखा में है तो फ्रेंड्स ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती हो सकती हैं। औसत वेग का एसआई मात्रक, तो वेग यहाँ पर औसत वेग पूछा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। परिणामी संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, वेग का, माफ करेंगे वेग का, तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इस तरह से भी मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ वेग कोई भी वेग, औसत वेग मीटर पर सेकंड होगा। देखिए यदि एक कण अचर चाल से गमन करती है, ठीक है ना, अचर यानी कि ये बदल नहीं सकती है, तब दूरी समय आलेख होती है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक सरल रेखा में। देखिए एक सरल रेखा में कितना मतलब प्रश्न मिल रहा है, वेग समय आलेख की ढाल होती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, वेग समय आलेख की ढाल होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है त्वरण, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु का वेग समयांतर के अनुक्रमानुपाती है, तो वस्तु होती है बताइए, तो फ्रेंड्स ये आपके एक समान त्वरण में। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिखाया गया है, कह रहा है कि एक खास दिशा में चलती एक वस्तु की दूरी समय आलेख आकृति में दिखाया गया है, वस्तु बताइए क्या है, सरल रेखा में है ना, तो यानी कि अचर वेग से चल रही है, क्लियर है ना, अचर वेग से चल रही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला प्रश्न कि वस्तु एक समान वेग से 9.8 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसका त्वरण क्या होगा। समान वेग से जब चल रही है तो निश्चित रूप से इसका त्वरण शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, तो परिवर्तन है ही नहीं, ठीक है, समान वेग से चल रही है। देखिए एक मनुष्य आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर पाई आर की दूरी तय करती है, तो मनुष्य का विस्थापन क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है, ठीक है ना, ये सेंटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य आर त्रिज्या वाले, यानी कि इसकी त्रिज्या आर है, यहाँ पर मनुष्य है, और ये पाई आर आपको दूरी तय करना है, यानी कि पाई आर बराबर आपको पता है ना अर्धवृत्त की ये परिधि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यानी कि ये टोटल 2r हो गया, आर आर 2r, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है बताइए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से लिख करके आपको भूलियाया है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, रिटार्डेशन बंधन भी एक तरह का कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए यहाँ पर देखिए आकृति में जो है दूरी समय आलेख दिखाया गया है। यहाँ वस्तु क्या है आप देख सकते हैं, एकदम ऊपर सीधी लाइन बनी हुई है, तो वस्तु क्या है, निश्चित रूप से विराम अवस्था में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आकृति में वेग समय आलेख ए बी बताया गया है। ए बी यहाँ पर ये वाली बात कर रहा है, तो वस्तु को है बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक समान मंदन है, रिटार्डेशन है। चलो फिर से उसी तरह का प्रश्न है कि खास दिशा में चलती एक वस्तु की चाल समय आलेख आकृति में दिखाया गया है, तो वस्तु क्या है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है ना, स्थिर त्वरण से चलती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण, देखिए उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय गई दूरी के क्या होती है, तो फ्रेंड्स ये उससे कम हो सकता है, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो फ्रेंड्स देखिए 1 सेकंड में बदलना है, तो यहाँ पर किलोमीटर है ना, तो सेकंड में हमको बदलना है, मतलब मीटर में जाना है, तो 36 गुना 5/18 यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है ना। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु बताएंगे, तो वस्तु एक समान चाल से चल रही, इसी तरह का प्रश्न बनता है, ठीक है ना, तो बोर मत होइए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो कहा जा सकता है कि वस्तु, फिर से पढ़िए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है ना वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो कहा जा सकता है कि वस्तु का त्वरण अचर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण इतना दिया गया है, 2 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी, यानी कि आपसे फाइनल वेलोसिटी निश्चित रूप से पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला याद है ना, v = u + at, याद है ना। तो u = यहाँ पर देखिए इनिशियल 20 दिया गया है, यहाँ पर त्वरण 4 दिया गया है और टाइम भी यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो 20 और प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 20 और 8 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा v। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो आप सब इजीली बनाइएगा। देखिए किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण क्या। अब देखिए फॉर्मूला आपको निश्चित रूप से पता होगा, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, A = v - u/t आपको याद होगा। लेकिन आप गलती कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर दिया गया है और यहाँ पर सेकंड में दिया गया, इसको चेंज करना है। इसको जब आप चेंज करेंगे तो आंसर निकल करके कितना आएगा, आंसर आपका निकल करके आएगा कितना, आंसर इसका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी रखिए ये 50 वाला वैल्यू, इसको चेंज करके, क्योंकि मैं चेंज करूँगा बहुत समय लगेगा, बहुत क्वेश्चन है, 500 से अधिक क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो, तो दोनों राशियाँ सरल रेखा है, सरल रेखा है तो दोनों राशियाँ अनुक्रमानुपाती होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा इसमें सुधार करिएगा, ये है आपका 32, ये 32 दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आसानी से आप बना लेंगे चाल का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए 32 दूरी बटा समय 4 यानी कि 8 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि दिए गए वेग समय ग्राफ चित्र के अनुसार वस्तु द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी होगी, तो फ्रेंड्स ये आपका 60 मीटर हो जाएगा 4 सेकंड में। चलिए अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, त्वरण के साथ अगर चल रही है तो निश्चित रूप से उसका वेग क्या होगा बताइए, क्योंकि पॉजिटिव है ना, बढ़ रहा है इसमें त्वरण के साथ तो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर बढ़ता जाएगा, आंसर इसका होगा। चलिए अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती तो उसका वेग घटेगा, त्वरण के साथ चलेगी तो बढ़ेगा, और रिटार्डेशन मंदन के साथ चलेगी तो निश्चित रूप से इसका वेग क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। यहीं क्लियर कर दिया गया है दोनों प्रश्न में। देखिए अगर कोई मोटर त्वरण रहित है, जिसमें त्वरण नहीं है, चाल से चलती तो उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग जो है समरूप रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, फिर से अदिश राशि पूछ लिया गया है, तो अदिश राशि इसमें से बताइए कौन है, अदिश राशि इसमें से कौन सा है, तो इसमें से देखेंगे तो अदिश राशि आपका इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर दूरी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए एक गाड़ी है, उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, गाड़ी 12 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी आपको निकालना है तो चाल गुना समय करना होगा, ठीक है ना, यही करना होगा ना,
तो यहाँ पर देखेंगे आप किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप बदल दीजिए, नहीं 1 मिनट, किलोमीटर में ही सब दिया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए सब किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 35 गुना यहाँ पर कितना मिनट हो जाएगा, मतलब ये आपका घंटा हो जाएगा, 12 पचे 60, यानी कि 1/5 हम कह सकते हैं। तो 5 सते 35 यानी कि 7 किलोमीटर इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है कि जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष बदलती है तो कहा जाता है कि वस्तु जो है गति में है, ठीक है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करती हो तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द। तो इस प्रकार की गति को कंपन गति कहा जाता है, ठीक है ना। वेग और विस्थापन किस प्रकार की राशि है, वेग और विस्थापन जो है ये किस प्रकार की राशि है, तो फ्रेंड्स ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई पिंड समय के समान अंतरालों में एक समान दूरी तय करती है तो इससे कहा जाता है कि पिंड गतिशील है। बताइए, एक समान गति से, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण इसको कहा जाता है। मैं बार बार वहीं बता रहा हूँ आपको। चलिए उसके बाद देखिए, अगर किसी पिंड का वेग समान दर से बदलता है, वेग समान दर से बदलता है तो कहा जाता है कि पिंड का त्वरण क्या है, समान दर से बदल रहा है, तो निश्चित रूप से एक समान इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड के त्वरण की दिशा होती है, तो ये होती है आपकी केंद्र की ओर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, किसी पिंड का यहाँ पर प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण दिया गया है, टी समय में चाल जो आपकी समय में चली गई दूरी पूछा गया है। तो ये फार्मूला आपको बखूबी याद होगा। बताइए राइट आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, चाल समय दूरी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एसआई मात्रक में, एसआई यूनिट में कितने आधारी राशि हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 7 हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल आधारी, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, फिर से पूछा गया यहाँ पर, त्वरण सदिश राशि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं, निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास की वस्तु, नहीं ये नहीं था, मैंने क्या बताया है, माध्य की इर्द गिर्द गति करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपन गति बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से अदिश राशि है, तो अदिश राशि इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए। बताया था ना मैंने आपको कि आपको याद रखना है, कार्य अदिश राशि है, ठीक है ना, कार्य अदिश राशि बताया था। उसके बाद द्रव्यमान घनत्व ये सब बताया, तो यहाँ पर घनत्व है। कोणीय वेग का मात्रक पूछा गया, कोणीय वेग का, तो कोणीय वेग का मात्रक होगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये चैप्टर मोशन आपका समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर आ गया बल तथा गति के नियम। अब देखिए दूसरा चैप्टर है कि एक समान वृत्तीय गति में, बताइए एक समान वृत्तीय गति में, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है, ठीक है ना, चाल अचर और वेग चर होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है, तब वस्तु अगर असंतुलित बल कार्य कर रहा है तब वस्तु क्या होगी, तो त्वरित अवश्य होगी, ठीक है ना। चलिए असंतुलित है, अगर कोई वस्तु त्वरित नहीं होती है तब, अगर कोई वस्तु त्वरित नहीं होती है तब इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। देखिए लंबी कूद वाला व्यक्ति कूदने से पहले दौड़ता है, कारण क्या है इसका, लंबी कूद, अब बिहार पुलिस में अगर लंबी कूद है तो आप दौड़ेंगे, ऊंची कूद है आप में, ठीक है ना। चलिए लंबी कूद वाला व्यक्ति कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि वह संवेग प्राप्त करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से सबसे अधिक जड़त्व किस में है, तो जड़त्व किस में होगा, जिसमें भार ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं आपका शरीर, ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा भार है आपके पास, द्रव्यमान है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वस्तु, तो जड़त्व क्या है आपको पता है ना, कि स्वयं एक रेखा में विराम की अवस्था में रहेगी या गति के रूप में है तो वो गति में रहेगी, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बल की परिमाणात्मक परिभाषा इनमें से किससे प्राप्त होती है, बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है, तो फ्रेंड्स यह न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, ठीक है ना। दूसरा नियम जो है न्यूटन की गति का
याद रखिएगा कि वस्तु के संवेग यानी कि मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुकर्मानुपाती होती है तथा वेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इससे जो है गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक यानी कि मेजर ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, फटाफट बताइए, दूसरा नियम से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब एक बस जो है एकाएक चलने लगती है तब उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। आप भी अगर बस में यात्रा करते हैं तो ऐसा अनुभव किए होंगे। यह इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये आपका होता है जड़त्व के कारण, और ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो ये पहला नियम है। ठीक है ना, पहला नियम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी माप प्राप्त होती है, बताइए? तो फ्रेंड्स ये आपका त्वरण राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण की माप प्राप्त होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी दूसरा नियम से F=ma, आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाता है तो अब नियम त्वरण के लिए आवश्यक बल क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ता है। ठीक है, P और Q दो पत्थर का द्रव्यमान दिया गया है 10 और 40 kg में है, और तब क्या होगा? तो जिसका ज़्यादा है उसका जड़त्व अधिक होगा। यही चीज़ मैंने आपको बताया ना, तो Q को P से अधिक जड़त्व है। ठीक है ना, Q का 40 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वस्तु पर तब तक त्वरण कार्य करेगी जब तक कि इसका परिमाणी बल शून्य ना हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वस्तु का त्वरण कार्य करता है तब, जब वस्तु का त्वरण कार्य करता है तो इस पर बल हमेशा कार्य करता है, ऑप्शन सी। 10th क्लास में जब हम फिजिक्स करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान से आप देखते चलिए। एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है? बंदूक से भी गोली जब छूटता है ना तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह होता है किसके कारण से? तो फ्रेंड्स यह तीसरा नियम है। ठीक है ना, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए दिए गए परिणाम का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तब वस्तु का त्वरण किस पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। एक ही ताप पर दो गेंदें टकराती हैं, क्या संरक्षित रहेगा? एक ही ताप पर, तो जब दो गेंदें तो इसका संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद रॉकेट या जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप देखेंगे सारा प्रश्न एग्जाम में यहीं से पूछा गया है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो ध्यान से पढ़िएगा तो कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। बताइए रॉकेट या जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये संवेग संरक्षण का। उसके बाद देखिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मात्रक होता है, बताइए, सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। तो फ्रेंड्स ये बल का कैसे F=ma होता है, मास का यहाँ पर kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का, तो है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया, बताइए तीसरे नियम में थर्ड लॉ बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न वस्तुओं पर अवश्य कार्य करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का, तो स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है, तो वस्तु गमन करती है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। ठीक है ना, त्वरण पूछा गया तो F=ma होता है। F 1 न्यूटन बोल ही रहा है और m भी 1 kg है, तो 1/1 a निकलेगा, तो एक ही तो आएगा। चलिए जड़त्व का गुण बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रत्येक वस्तु में होता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। उसके बाद देखिए गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का क्या ज्ञात कर सकते हैं? भाई बताइए, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, F=ma। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हड़बड़ाना नहीं है। फिर उसी तरह का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg का द्रव्यमान है और 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वह बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, वही है ना। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। चलिए उसके बाद देखिए यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो वस्तु बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार का उत्पन्न त्वरण वस्तु, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो उसका समानुपाती होता है, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कोई अचर इतना किलोग्राम की द्रव्यमान से
द्रव्यमान किसी पिंड पर इतना मीटर का त्वरण उत्पन्न। बल का परिणाम तो आपका F इक्वल टू ma, ठीक है। बल का परिणाम 0.6 और ये कितना है 0.08। इतना सिंपल है, आप कर लीजिएगा, 0.048 न्यूटन होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बल का यूनिट न्यूटन होता है। कोई बल 10 ग्राम की द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से उत्पन्न करता है। दूसरा बल, देखिए न्यूमेरिकल बिहार पुलिस में उतना नहीं पूछा जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है न्यूमेरिकल एक आध पूछा जाए, वो भी नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना मत आप ध्यान लगाइएगा, मतलब डरिएगा मत कि पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल। चलिए पढ़िए इसको, इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इसका आंसर बी आ जाएगा, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लग रहा है। आप आसानी से, यहाँ पर त्वरण दिया गया, द्रव्यमान यहाँ पर त्वरण है, यहाँ पर इसका देखिए 20 25 100 हो जाएगा, इसका 10 8 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर ना ज़्यादा लगेगा, ए की अपेक्षा बी पर ज़्यादा लग रहा है। चलिए, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा। किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आप आधा कर देते हैं तो उसका संवेग क्या होगा, तो निश्चित रूप से उसका संवेग आधा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, बताइए, क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। और देखिए यहाँ पर संकेत में भी लिखा गया है कि विपरीत घर्षण बल कार्य कर रहा है जमीन पर, इसीलिए। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इसका। न्यूटन किसका मात्रक है, तो अभी मैंने बताया है बल का SI मात्रक न्यूटन है, ठीक है। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की इस वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 12 न्यूटन का बल लगाया गया है। F इक्वल टू, यहाँ F है ma, ठीक है ना, मास है 3 kg, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर डी। इतना तो आप जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं, F इक्वल टू m है, आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए, उसी तरह का फिर से ये प्रश्न पूछा गया है कि 30 न्यूटन का कोई बल है 5 kg की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 6 30, यहाँ राइट आंसर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन किसके बराबर होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 1 न्यूटन ही है ना, बता दो क्या। देखिए 1 न्यूटन यानी कि एक फोर्स की बात कर रहा है, फिर कह रहा है 1 kg द्रव्यमान यानी कि kg, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान इतना दिया गया है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका जड़त्व अधिक होगा। यही मैंने अभी बताया ना, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। चलिए, यदि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल का अनुकर्मानुपाती होता है। उसके बाद देखिए, किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये किया जा सकता है द्रव्यमान गुना वेग के द्वारा, ठीक है ना। P इक्वल टू एम भी होता है ना संवेग का। चलिए उसके बाद देखिएगा, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड की क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पिंड का क्या पता लगाने के लिए। देखिए क्या क्या पता है, बल और द्रव्यमान पता हो, ठीक है। बल और द्रव्यमान, बल और द्रव्यमान, तो यानी कि त्वरण होगा ना निश्चित रूप से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। द्रव्यमान के नीचे के संबंध में प्राप्त होगा, राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये आपका बल बटा त्वरण हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। कौन सा इसमें सही है, संवेग क्या होगा, एम भी मास इंटू, यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, द्रव्यमान गुना वेग। किसी वस्तु का संवेग, तो संवेग जो है द्रव्यमान वेग दोनों पर निर्भर करेगा ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखता है वो उसे क्या कहते हैं। तो विराम की अवस्था में है तो विराम रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यही तो आपका जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहते हैं। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 9.8, ठीक है। चलिए, किसी m द्रव्यमान के पिंड जिसका वेग भी है, संवेग क्या होगा। संवेग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, संवेग, तो m भी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होना चाहिए, इसका करेक्ट है। चलिए देखिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के क्या होती है, आरोपित बल के समानुपाती होती है। आप लिख करके देख लीजिए फॉर्मूला। चलिए, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है या
गतियात्मकता में है, यानी कि गति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को रखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया है ना कि गति में है तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम, जड़त्व कहलाएगा। गति के पहले नियम से बल की मिलती है, तो पहले नियम से बल की माप मिलती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि एफ परिमाण का एक बल है और एम द्रव्यमान की वस्तु ए त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद संवेग का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। संवेग का तो यहाँ पर देखिए केजी, चूँकि एम भी होता है तो एम हो गया केजी का, भी हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं मीटर पर सेकंड भी का। बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बल के लिए इसमें से सही आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपका इसमें 50 में किस वस्तु के जड़त्व की माप होती है? तो फ्रेंड्स ये द्रव्यमान के द्वारा। निम्नलिखित में से किन दो राशियों का ऐसा ही मात्रक, यहाँ पर यूनिट दिया भी गया है, किन का होता है? केजी मीटर पर सेकंड, बताइए किन का होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है आपका संवेग और आवेग का होगा, ठीक है। संवेग का एम भी होता है और आवेग का भी वही होता है। चलिए किसी वस्तु, देखिए किसी गतिशील पिंड जो है का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? तो आधा जब कर देंगे तो इसका संवेग भी आधा हो जाएगा। ये प्रश्न दोबारा मिल रहा है ना। चलिए उसके बाद देखिए किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, संवेग क्या होगा? फिर से ये प्रश्न दोबारा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, संवेग एम इंटू वी होता है ना। चलिए अब आ गया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को किसने स्थापित किया था? चलिए फटाफट बताइएगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो किसने किया था फ्रेंड्स, बता दीजिए। न्यूटन ने किया था। उसके बाद देखिएगा न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम विश्व के सभी वस्तु पर लागू होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक निर्भर करता है। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जो है यह निर्भर किस पर करता है? तो फ्रेंड्स यह निर्भर करता है कि यह एक सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमान की गुणनफल के समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F इक्वल टू होगा आपका, ये F है, माफ़ करिएगा, कि G m1 इंटू m2, यानी कि जो मास है दो वस्तुओं के बीच का समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। और G एक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक। और G का मान भी आपको याद रखना है। G का मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का भार होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा। जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जी त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर जी तथा छोटा वाला जी और बड़ा वाला जी का जो समीकरण है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका ये वाला होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला से आगे न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा। जी इक्वल टू बड़ा जी गुना एम और बटा आर स्क्वायर। चलिए ऐसा ही मात्रक में जी का सार्वत्रिक मान क्या होता है? तो अभी मैंने बताया 6.67 गुना 10 के पावर -11 बताया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इकाई क्या है? तो इकाई मैंने बताया था ना कि 6.67 गुना 10 के पावर 11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, पर kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए वस्तु का महत्तम भार होता है। तो सबसे ज़्यादा वस्तु का भार कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह पर, ठीक है ना। देखिए विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर बताइए। तो जी का मान क्या होगा? जी के मान जो है बढ़ता है, याद रखिएगा वो। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 100 मीटर पर सेकंड की वेग से एक वस्तु उदग्र ऊपर फेंकी जाती है, यह पृथ्वी पर लगभग कितने समय बाद टकराएगी? बताइए कितने समय बाद यह पृथ्वी पर टकराएगी? आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। वेग से फेंकी जा रही है।
तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला आपको पता है ना कि आपका इनिशियल दिया गया है, तो ये आपका 100 हो जाएगा। हाफ जी कितना है तो 9.8, और वहीं आपको यहाँ पर टी निकालना है ना कितने समय के बाद, तो ये टी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर मैं इसको 10 मान लेता हूँ पूरा, ठीक है ना। तो अब देखिए 2×5 = 10 हो गया, ठीक है। अब ये 100/5 हो गया ना। तो ये आपका 5×2 = 10 यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रयोगशाला में साबित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, तो अभी मैंने बताया था निर्भर उनके किसके करता है, उनके बीच की जो दूरी है ना, मध्य दूरी, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। और जो द्रव्यमान होते हैं उनके समानुपाती होती है। तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर करता है, नियतांक पर भी करता है, योगफल पर द्रव्यमान का नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मीनार की चोटी से शून्य वेग से गिराया गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बताइए, तो H = कितना होता है, योटी प्लस हाफ GT² होता है। यहाँ पर पुट कर दीजिए, यू कितना है, 0 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अब ये तो 0 का ये वाला मामला ख़त्म हो गया। अब आइए हाफ जी 9.8 होता है, यहाँ 10 कर रहा है मानने के लिए, तो 10 मान लीजिए। T² 4×16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4×4 = 16 हो जाए, ये आपका 2×8 हो जाएगा ना 16, तो 10×8 = 80 मीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए आंसर मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। दो द्रव्यमानों की बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए, तो निश्चित रूप से अगर दोगुनी कर देंगे ना, क्या कर रहा है कि यही ना, बीच की दूरी दोगुनी कर देता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये दूरी दोगुनी कर दिया जाएगा तो आपका ये 4r² होगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, यही ना 1/4 हो जाएगा। नीचे ना है ये, ऊपर तो m1 × m2 है, समझ रहे हैं ना। तो ये 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कोई वस्तु ऊपर की दिशा में v वेग से फेंकी जाती है, उसी स्थल पर लौटते समय उसका वेग होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर अवस्थित 2 kg की वस्तु को पृथ्वी किस बल से खींचती है। 2 kg की वस्तु है और बल खींचेगी आपको, तो सिंपल से बात है 9.8 ही लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए निर्वात में से एक सिक्के और एक पंख को एक साथ गिराया जाता है, तो कौन सा पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, शायद इस तरह का प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक है ना। ये चूंकि निर्वात की बात कही जा रही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तथा चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना होता है। पृथ्वी की सतह और चंद्रमा का सतह, ये चीज़ ध्यान से समझना है, तो आप इसको बनाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विरामावस्था से मुक्त पतन के समय पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है गिरने के समय के वर्ग का। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का क्या होगा, सभी पिंडों का त्वरण समान होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली ये आपका परिभाषा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा, महत्तम पूछा गया किस स्थान पर होगा, तो यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 2.45 होगा, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखिए G = होता है बड़ा वाला G ME, ये अर्थ के संदर्भ में है, और ये R²। अब कह रहा है कि ये अर्थ वाला, और ये मान होता है आपका 9.8 होता है, ये मान पूरा होता है 9.8, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोई अंतरिक्ष यान, इसके आगे एक और क्वेश्चन है उसको मैं नहीं बताऊंगा, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की जब ये दुगुनी हो रही है तो यानी कि ये 4r² हो जाएगा ना, 4r² हो जाएगा। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण यही जी पूछा गया है, तो यानी कि बाकी सब वैसे ही रहेगा, Gme हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये इसका मान तो मैंने आपको बताया ही है, कितना होता है 9.8 होता है, ठीक है ना। तो आप 9.8, ठीक है, बटा आप 4 करेंगे तो कितना आएगा 9.8 बटा 4 करके देखिए, 4 दूना 8, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20, यानी कि 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, आसानी से मैंने आपको बताया है। चलिए फिर उसी तरह का प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया जाता है, 40 मीटर नीचे आने पर उसकी चाल क्या होगी? 40 मीटर नीचे आने पर उसकी चाल क्या होगी? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए v² इक्वल टू होता है u² प्लस 2gh, फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा कि एक मीनार इसका चाल क्या होगा, यानी कि फाइनल पूछा गया, इनिशियल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हट गया, हटाइए इसको अब, और 2g का मान 9.8 ले लीजिए, और h का मान, h आपसे पूछा गया है कि 40 मीटर नीचे, तो h आप यहाँ पर 40 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 गुना 9.8 गुना 40, ठीक है। और यहाँ पर v² है, ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर जब निकालेंगे ना तो ये 28 आएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए ज़मीन तक पहुँचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो भवन की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 80 मीटर, ठीक है। आप लोग निकालिए, फॉर्मूला मैंने बता रखा है। किसी वस्तु का भार बताइए, तो भार होगा आपके पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य में के पूर्णतः या अंशतः डूबी हुई वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, सार्वत्रिक स्थिरांक जी जो है, जी के बारे में मैंने आपको बताया है, इसका किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए नियत रहता है ना, जी कांस्टेंट है, नियतांक है ये। चलिए, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है, उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी है, इस ग्रह पर 10 kg का द्रव्यमान का भार क्या होगा? जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। फॉर्मूला सब वहीं लगेगा, 22 न्यूटन होगा। उसके बाद देखिएगा 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, 9.8 kg। चलो उसके बाद देखिए, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल बताइए, तो ऊपर की ओर अगर फेंका जाए तो उसका गुरुत्व बल जो होगा, तो उसका गुरुत्व बल की दिशा की गति की दिशा के विपरीत होगी। चलिए, पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है, 100 मीटर तक गिरने पर इसका वेग क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 46.3 मीटर पर सेकंड। चलिए इसका भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, डाटा सेम ही है, ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए 38 का राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन बी होगा। देखिए 39 का भी राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, बी होगा। उसके बाद चलिए यहाँ से देखिए, पृथ्वी के किसी वस्तु का पलायन वेग, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग तो वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो द्रव्यमान कितना होगा? अगर उसका 49 न्यूटन भार है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा बताइए? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 kg। 49 न्यूटन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, और W = mg होता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं लगभग में। देखिए 70 kg द्रव्यमान किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें से,
कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। सदिश राशि का समूह इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए वेग, त्वरण और बल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान तो आपको याद रखना है कि 6 गुना 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या भी याद रखिएगा साथ साथ, ये कितना होता है? तो 6.37 गुना 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, चलो अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg का बालक का भार कितना होगा? केंद्र पर भी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो दाब का आपको पता है ना, पास्कल होता है, और पास्कल जो बोला जाता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड, तो फ्रेंड्स ये पर बल बराबर होगा। पास्कल किसका सही मात्रक है? तो दाब का पास्कल होता है, अभी मैंने आपको बताया प्रेशर का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 200 न्यूटन का बल है, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है, तो दाब कितना होगा? तो दाब बराबर आपको बताया ना कि P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर दे रखा है 200 न्यूटन और एरिया है 10, तो निश्चित रूप से 20 पास्कल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा एक पास्कल का मान होता है, तो 1 न्यूटन, बताइए 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए किसी वस्तु का जब याद ना आए ना तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा P इक्वल टू FA। ठीक है ना, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का जमीन पर दाब न्यूनतम होता है तब वह रहता है, न्यूनतम होगा तब यानी कि लेटा हुआ। ठीक है, चलिए जब लगाए हुए बल का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा तब दाब का मान क्या होगा? बल का क्षेत्रफल दोगुना हो रहा है तब दाब क्या होगा? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आपका आधा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल कार्य करता है, तो उत्प्लवन बल जो है ये ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है ना, तो उदग्र ऊपर की दिशा में। चलिए देखिए एक वस्तु द्रव्य में तैरती है तब संभव उत्प्लवन बल होता है, द्रव में तैर रही है तो यानी कि वस्तु के भार से अधिक है। देखिए किसी वस्तु का हवा में भार 40 न्यूटन है और जल में 35 न्यूटन है, तब वस्तु के पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा? अपेक्षिक घनत्व क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक ठोस वस्तु का, देखिए द्रव्य, एक ठोस वस्तु को द्रव्य में रखा जाता है। ठीक है, ठोस के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा द्रव्य में तैरेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बर्फ का टुकड़ा ग्लास में अवस्थित पानी में तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर ग्लास में पानी की सतह क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहता है। 1 मिनट रुकिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टुकड़ा ग्लास में अपरिवर्तित मेरे ख्याल से रहेगा, पानी में तैर रहा है, बर्फ पिघलने पर ग्लास में पानी की सतह में क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहना चाहिए। ठीक है, चलिए वस्तु देखिए पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्व बल कहा जाता है। दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल कहलाते हैं, तो इनको कहा जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अभी मैंने बताया है न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम से क्या होगा यदि F और दो पिंडों के बीच की दूरी d हो? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार का SI मात्रक। तो फ्रेंड्स ये न्यूटन। और देखिए किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल, ये बिहार पुलिस में पूछा भी गया है प्रश्न, लंबवत लगने वाले बल कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है प्रणोद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी इकाई क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बंद पात्र में तरल या गैस किसी वस्तु पर लगाया गया दाब उसमें चारों ओर समान रूप से फैल जाता है, यह किस नियम पर आधारित है? तो यह आधारित है पास्कल के नियम पर। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि उत्प्लावन बल लगता है, तो ऊपर की ओर लगता है उत्प्लावन बल। चलिए ऊपर की ओर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो पिंड के भार में कमी आ जाती है, यह कमी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रणोद, उसके बाद कह रहा है देखिए प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बताइए। तो इसमें से संबंध जो सही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दाब बराबर मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। चलिए उसके बाद किसी द्रव्य के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी है? तो आयतन मापने के लिए जो प्रयुक्त युक्ति है यह मापक बेलन हो जाएगा। वस्तु का घनत्व बराबर होता है
तो वस्तु का घनत्व जो होगा ये बराबर होगा आपका द्रव्यमान अपॉन आयतन का, ठीक है ना। घनत्व डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए उसके बाद देखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। तो निश्चित रूप से आर्किमिडीज का सिद्धांत जो लागू होगा ये आपका हो जाएगा हवा और पानी दोनों के लिए। एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है, ठीक है, यदि उत्प्लावक बल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर उसके भार से अधिक है ना। शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। चलिए कार्य तथा ऊर्जा, अब बताइए यहाँ पर इसका कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अदिश, ठीक है। चलिए कार्य मैंने बताया था ना, याद रखना अदिश राशि है। जूल मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है, जूल मात्रक है आपका कार्य का भी और ऊर्जा का भी। वाट किसका मात्रक है, वाट शक्ति का, पावर का मात्रक है। चलिए उसके बाद देखिए यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv²। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ, जब भी आप लिखिए कोशिश करिए फॉर्मूला को पुट आउट करने का। अब कह रहा है कि इसका वेग दुगुना हो जाए, यानी कि वेग दुगुना करने पर ये हो जाएगा आपका कितना, m सेम है, यानी कि वेग दुगुना 2v², यानी कि 4v² हो जाएगा ना। अब क्या करिए इसमें से 4 आप बाहर निकाल लीजिए, सिंपल सा, और इसमें काट कूट मत कीजिए। जब 4 बाहर निकालनी है तो अंदर फॉर्मूला बच गया हाफ mv²। सिंपल सा बात है, कितना हो गया, अब ये 4 गुना हो गया, चौगुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पटना के गोल घर में बैठा लड़का के पास क्या है, तो गोल घर में जो लड़का बैठा हो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी पिंड का वेग आधा कर दिए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, बनाइए, हाफ mv²। कह रहे कि पिंड का वेग आधा कर दिया जाए, हाफ mv², यानी कि v/2 कर दिया गया है, v/2 तो यानी v²/4 कर दिया गया। अब कुछ नहीं करना, आप सीधे 1/4 को बाहर निकालिए, निकालिएगा ना, तो अंदर बच जाएगा हाफ mv² सेम, तो 1/4 हो जाएगी, यानी कि 1/4 हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपसे गलती नहीं होगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ। चलिए छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या है, छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है ना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, जमीन पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए। mgh, ठीक है ना, ऊपर से गिर रहा है, मास 10, g भी आप 9.8 ही मान लीजिए, और h 10 है ऊंचाई, तो 10 दहिया 100 हो जाएगा, 9.8 गुना 100, 10 से 10 कट गया, 980 जूल। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा होगी बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा p²/2m। ये आप याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। चलिए 1 kg और 4 kg की दो पिंड समान गति से गतिशील हैं, उनके संवेग का अनुपात क्या होगा, तो उनके संवेग का अनुपात यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है, तो फ्रेंड्स ये किलोवाट घंटा है ऊर्जा का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कार्य की बताइए, तो कार्य की क्या होती है, तो केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, इसीलिए अदिश राशि है। अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व विद्युत कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, क्योंकि मुड़ी पर रखा हुआ है, सर पर रखा हुआ है ये। चलिए विस्थापन नहीं है, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो बताइए उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, चाल दुगुना कर दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना, अभी तो मैंने करके बताया आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड हैं, इतना इतना वेग से चल रहे हैं, उसकी गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, आप ये सब आसानी से निकालिएगा, समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल होगी आपकी 1.4 मीटर पर सेकंड है। चलिए इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का त्वरण समान होगा। चलिए किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, फॉर्मूला भी आपने देखा ही है, ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी। उसके बाद देखिए 25 जूल कार्य करने के लिए किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है, तो शक्ति क्या होगी,
बताइए, ये आपका कार्य है, ठीक है ना, और ये आपका टाइम है। तो P इक्वल टू होता है आपका W/T। तो W आपका मतलब वर्क है, तो ये आपका 2500 दिया गया है और टाइम कितना है 5 सेकंड का है। तो 50/25 यानी कि 500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए किलोवाट में दिया गया है ना, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 0.5। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। समझ गए ना, फॉर्मूला वही जो मैंने बताया है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 392। ठीक है, 5 kg का एक द्रव्यमान का एक पिंड है, उसकी गतिज ऊर्जा 360 जूल है, पिंड का वेग क्या होगा। सिंपल सा बात है, गतिज ऊर्जा जब दे ही रखा है तो हाफ mv² लगा करके आप इनको निकालिए, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो हाफ mv² मास और किस पर, मतलब द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक पत्थर को धागे से बांध करके वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है आपकी जमीन पर लेटने पर। अगर m द्रव्यमान का एक पत्थर d उदग्र गति कर रहा है तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की कमी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा mgd होता है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा उसमें क्या होगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ेगी, ठीक है ना, जब दबा के रखेंगे तब। कार्य का सही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है कार्य का। सामर्थ्य का यानी कि पावर का वाट होता है, ये सब आप जानते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। चलिए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वस्तु के उसके संपीड़क अथवा खिंचाव के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगा संपीड़क या खिंचाव के कारण, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रति सेकंड 1 जूल कार्य होता है तो इसकी शक्ति क्या होगी प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड 1 जूल कार्य करता है तो निश्चित रूप से 1 ही वाट होगा ना, P इक्वल टू W/T, और सब एक एक रखिएगा तो 1 होगा आंसर इसका। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1 MB वाट मतलब m वाट कितने बराबर कितने के तुल्य है, बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 10 के पावर 6 वाट, ठीक है ना। चलिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आखिरी चैप्टर है क्लास 9th का, ये साउंड है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं फ्रेंड्स ये आपका अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल टाइम पीरियड का गुणनफल क्या होता है। तो ये गुणनफल जो होता है ये 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवृत्ति भी और तरंग दर लैम्डा में तरंग की जो चाल है यू दी जाती है, तो इनका संबंध पूछा गया है। तो इनका संबंध होता है यू इक्वल टू वी लैम्डा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं। तो कम आवृत्ति की तरंग जो होती है उसको कहा जाता है अवश्रव्य, ठीक है ना। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज कहिए, इससे 20 हर्ट्ज से कम की होगी उसको हम लोग बोलेंगे अवश्रव्य, जिसको मनुष्य के कान नहीं सुन सकती है, ठीक है ना। और ये पराश्रव्य है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की। चलिए श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति के तरंगों को क्या कहते हैं, देखिए यहीं पर क्लियर किया जा रहा है, इसको बोलते हैं आपको पराध्वनि। 1 मिनट रुक जाइए, पराश्रव्य, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं उसको। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तिक ध्वनि के बीच के समयांतराल कम से कम कितना होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1/15 सेकंड होगा। चलिए स्पष्ट देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि और परावर्तक करने वाली सतह की श्रोता की दूरी कितना होना चाहिए। तो कम से कम इसकी दूरी जो होनी चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए 11 मीटर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है और इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ कितनी होगी, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए वही होगी जो ध्वनि स्रोत की कमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करती है।
तो ये गमन करती हैं नली में बारंबार परावर्तन के द्वारा। ये परावर्तन आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तन के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अनुरणन। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग यानी कि 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि तरंग है उपयोग किया जाता है इनका। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वो क्या है? तो वो आपका सोनार है। ठीक है ना, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको भी पता है। चलिए मानव कान का वह भाग जो द्रव्य से भरा हो रहता है वह क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपका कर्णव्रत है। ठीक है ना। ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्घ्य अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? अवस्रव्य कहते हैं। फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ताप बढ़ने पर, तो ताप बढ़ने पर ध्वनि पर कोई भी परिवर्तन, एक मिनट, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? तो बढ़ता है, लिखा गया ताप बढ़ने पर। ठीक है ना, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। एक बार आप इसको चेक करिएगा। चलिए तरंग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन सी भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका ऊर्जा का। गैस में ध्वनि तरंग होती है, गैस में ये केवल अनुदैर्घ्य होती हैं। देखिए मनुष्य द्वारा इनमें से कौन सा ध्वनि तरंग श्रव्य है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज मैंने बताया था, तो ये आपका 5,000 यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसी के बीच में आ रहा है ना। हाँ। चलिए उसके बाद देखिएगा 30 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग को कहते हैं। तो 30 किलो हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं, तो ये 30 किलो हर्ट्ज है, तो ये पराश्रव्य होगा। चलिए सोनार एक उपकरण है, तो ये ध्वनि संबंधित हो जाएगा। मनुष्य के लिए निम्नतम श्रव्य आवृत्ति लगभग होती है, तो आपका 20 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसी समय से बार बार, तो मुझे भी याद हो गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में स्पष्ट प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी होगी। तो फ्रेंड्स यह दूरी जो होगी ये कितनी होगी? तो ये 16.6 मीटर, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ये बढ़ता है। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक जो है ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये हर्ट्ज है। उसके बाद देखिएगा कि आवृत्ति एफ है, तरंग दर लैम्डा है, तरंग का वेग भी हो तब क्या होगा? तो ये शायद ये रिपीट हो रहा है ना प्रश्न। एफ लैम्डा होगा भी इक्वल टू, चलिए आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो फ्रेंड्स ये 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक स्वरित द्विभुज का आवर्तकाल इतना दिया गया, उसकी आवृत्ति पूछा गया है कि कितनी होगी। ठीक है। तो आपको n इक्वल टू 1/t होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो कह रहा है कि इसका आवर्तकाल दे रखा है 0.004, तो इसकी आवृत्ति पूछ रहा है। ठीक है। तो आप इसको इजीली निकाल लेंगे ना। चलिए निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते 1 2 3 1 2 3। अब इसको बनाइए, तो आप 2500 का 100 और 0 250 हर्ट्ज। क्लियर ना। चलिए देखिए उसी तरह का प्रश्न है, इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मीटर। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक स्वरित द्विभुज की आवृत्ति यहाँ पर दे रखा है, वायु में ध्वनि का वेग दे रखा है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। फॉर्मूला सब अभी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दो लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी होती है, तो फ्रेंड्स इसको जो कहा जाता है वो लैम्डा होती है। आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, आवृत्ति का व्युत्क्रम जो होगा वो आपका हो जाएगा इसमें से आवर्तकाल। अभी हमने फॉर्मूला बताया ना। ठीक है। चलिए पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति तो आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स हर्ट्ज है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 200 हर्ट्ज, तो आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल कितना होगा बताइए? तो 1/200 कर दीजिए, तो आप आसानी से उसको निकाल लेंगे। ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। देखिए तरंगे जो हैं किस स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका क्या होगा?
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 39 का, वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुदैर्ध्य तरंग में एक संपीड़न के बाद विरलन के बीच की दूरी होती है। बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग इसमें से ध्वनि तरंग है। ठीक है, चलिए कौन सी इसमें से देखिए वैसी ध्वनि तरंगी जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वे क्या कहलाती हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से निश्चित सी बात है पराश्रव्य इसको कहा जाएगा। क्लियर। मानव कान के भाग होते हैं, तो मानव कान के भाग जो होते हैं यहाँ पर 3 हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंग होती हैं, हवा में फिर से देखिए ध्वनि तरंग पूछा गया है जो कि हवा में अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, चलिए ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है वैसे आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो आवृत्ति का आपका हर्ट्ज हो जाएगा। आयाम का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, तो आयाम का मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग लैम्बडा। और यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंग दर। चलिए उसके बाद देखिए 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए पूरा 9th का फिजिक्स समाप्त हो गया, पूरा 9th का फिजिक्स समाप्त हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं आपका क्लास 10th का अब यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भौतिकी फिजिक्स। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए पहला चैप्टर है यहाँ पर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब फोकस दूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया, दर्पण अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 40 हो जाएगी। ठीक है ना, डबल हो जाएगा। चलिए, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विचलन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा? तो यह आपका उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बताइए। वस्तु की स्थिति जो है ये दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान, तो फ्रेंड्स ये 10 सेंटीमीटर से कम होगी तब। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ना कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान, तो आवर्धन का मान जो होगा फ्रेंड्स ये बढ़ता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगी? तो ध्रुव से फोकस की ओर होगी। देखिए यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब तथा आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति जो होगी फ्रेंड्स वो वास्तविक और उल्टा होगी। चलिए यदि एक देखिए अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो फ्रेंड्स ये कम तीव्र बनेगा। ठीक है ना, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये वास्तव में होता है आपका 1 से अधिक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? इसमें से सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? तो सबसे कम पानी का होगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा आपका 0 डिग्री। ठीक है ना, चलिए अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस के द्वारा ध्यान रखिएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, छोटा, सीधा, आभासी। वायु में अभिसारी लेंस है, तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। ठीक है ना, चलिए मानव नेत्र जो है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें उत्तल लेंस होता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को जो है कहा जाता है लेंस की क्षमता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका होगा 1 बार।
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, इंपॉर्टेंट है, 2 राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो फ्रेंड्स ये काल्पनिक होता है, ठीक है ना। चलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो इस कंडीशन में वस्तु को रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी दर्पण का देखिए फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी, तो फ्रेंड्स ये मानी जाती है आपके अवतल दर्पण की, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी और अभिसारी, इस चीज़ को आप याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ई अवतल होगा, अभिसारी उत्तल हो जाएगा। देखिए एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, तो फ्रेंड्स ये अभिसारी ही होगा। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, बताइए, तो फ्रेंड्स ये आपका +1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है। प्रकीर्णन के कारण, विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने पर जो है किरण मुड़ जाती है, तो विरल से जब सघन में जाएगा तो ये मुड़ जाएगी अविलंब की ओर। और देखिए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल की, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर लेंस है और ये दर्पण है, ठीक है। चलिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, तो ये मापी जाती हैं ध्रुव से। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण, ठीक है, और अपवर्तन कोण के बीच संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर संबंध आपका हो जाएगा R = I, ठीक है ना, R > I होगा। चलिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पदार्थ में देखिए क्या है, जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी, तो पावर ऑफ लेंस = 1/f होता है, और ये फोकस दूरी ध्यान रखिएगा हमेशा मीटर में होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता जो है 1 दिया गया है, ठीक है, तो फोकस दूरी भी 1 होगा, तो 1 क्या है, ये मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पॉजिटिव होगा, लेकिन सी आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए मैंने बताया ना 1 मीटर होगा, तो ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है, हमेशा मीटर में होगा। देखिए किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसको रखा जाना चाहिए फोकस की दूरी की दुगुनी पर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा फोकस की दूरी के दोगुनी पर, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि 36 नंबर है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण और लेंस संभवतः हैं, तो फ्रेंड्स ये संभवतः दोनों अवतल हैं, ठीक है। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के भी कितने नियम हैं, परावर्तन के भी आपके कितने नियम हैं, बताइए फटाफट, 2 ही नियम हैं। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये उत्तल लेंस का। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, तो sin I/sin R होता है। चलिए एक उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ पर होगा आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो आवर्धन बराबर होता है किसका, तो V/U का, ये सब फॉर्मूला है, याद रखिएगा। देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो ये आपका 2f हो जाएगा R = उसके बाद देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निर्गत कोण, ठीक है। चलिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो बताइए 1 मीटर है, तो निश्चित रूप से इसकी क्षमता भी होगी, एक डायोप्टर ही होगी, डायोप्टर में डिनोट किया जाता है, तो यह डायोप्टर है, ठीक है। लेंस की क्षमता को डी से डिनोट करते हैं, इसको डायोप्टर बोला जाता है। चलिए किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, तो फ्रेंड्स ये दर्पण और उसके फोकस के बीच में। देखिए उसके बाद देखिएगा कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा हम छोटा होता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है अभिसारी, ठीक है। चलिए
इसका आंसर आप बताइए मुझे, अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से देखिए किस दर्पण द्वारा किस वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी में अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा, अगला चैप्टर है, देखिए फ्रेंड्स अगला चैप्टर आ गया हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है ना। देखिए इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, बताइए इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो फ्रेंड्स जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो फ्रेंड्स ये दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, तो सबसे प्रभावी यहाँ पर लाल रंग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, अभी आप देखिएगा आसमान में उजला उजला बादल आपको दिख रहा होगा अगर बिहार में है तो आप, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनंत होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा आपका पक्षमाभी द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो ये बैगनी का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए, तो यहाँ पर देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जो नेत्र जो है निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, निकट की वस्तु को अगर साफ नहीं देख रहा है तो उसमें है आपका दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा, उल्टा होता है ना। मानव नेत्र में बताइए, तो देखिए मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है। उसके बाद देखिए मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनता है, ये प्रश्न अभी पूछा गया था बीपीएससी टीचर एग्जाम में, एनसीईआरटी का जो होता है परितारिका पर, रेटिना पर। ठीक है। चलिए सामान्य नेत्र का रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है वास्तविक और उल्टा। चलिए टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो फ्रेंड्स ये करता है प्रकाश के प्रकीर्णन का। दूर दृष्टि वाली जो दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, तो दूर दृष्टि वाली जो आँख है दोष वाली वो साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो ये देख सकता है निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए नेत्र द्वारा किस वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ये वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। आँख व्यवहार करती है, तो आँख एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। ठीक है। चलिए समान आँख के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी और अधिकतम अनंत होगा, न्यूनतम दूरी पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम दूरी जो होगा आपका वो आपका ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखिए किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया है। चलिए जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो काम में लाया जाता है लेंस वो कैसा होता है, तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित बैगनी होगा, क्योंकि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे ज़्यादा लाल का होता है, लाल सबसे कम विचलित होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होगा वो लाल है। प्रिज्म के भीतर से होकर के गुजरने पर श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है। चलिए प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ये भी जानना जरूरी है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, बताइए। तो यहाँ पर होगा विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्योंकि
विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो P = 1/f होता है, मैंने बताया था। तो क्षमता 1/f हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 1/20, यानी कि ये हमेशा मीटर में होता है। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका करता है। देखिए किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस, बाइफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो बाइफोकल लेंस के द्वारा अभी मैंने आपको बताया था जरा दृष्टिदोष को, ठीक है। चलिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 35 नंबर है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु का सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो यहाँ पर देखिए नीला राइट आंसर होगा। मानव नेत्र का कार्य करता है, मानव नेत्र इसमें से निम्नलिखित में से नीला होगा। मानव नेत्र का कार्य करता है, तो मानव नेत्र जो है यह एक कैमरा की भांति कार्य करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पतली झिल्ली से होकर के प्रवेश करती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया और स्वच्छमंडल, ए और बी दोनों, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत देगा? तो आकाश उसको काला दिखाई देगा। चलिए प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल जो न्यूनतम होगा वो आपका कांच में होगा इसमें से, ठीक है ना, कांच में होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं परितारिका। परितारिका नियंत्रण करती है, तो परितारिका जो है ये नियंत्रित करती है पुतली के साइज को, अभी हमने पढ़ा भी है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स इसको नियंत्रित करता है आइरिस, ठीक है, पुतली। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो फ्रेंड्स ये होती हैं आपकी रेटिना में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की संख्या कहाँ, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है मस्तिष्क में। चलिए मोतियाबिंद की स्थिति होती है तब, मोतियाबिंद की स्थिति जब होती है तब ये और भी दोनों होगा, यानी कि क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाएगा और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाएगा, ये और भी दोनों। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो नीला होगा राइट आंसर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सिंपल सा है, 7 रंग होते हैं। सर्वप्रथम देखिए सूर्य को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन जी ने किया था, ठीक है। चलिए इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, सब इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कुछ मिनट पहले दिखाई देता है, कुछ समय पहले दिखाई देता है। ये कारण क्या है? ये कौन सी वायुमंडलीय घटना है? तो ये घटना जो है यहाँ पर देखिए कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, मैंने अभी प्रश्न पूछा ना किस घटना के कारण, तो अपवर्तन के कारण। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल जो होगी अधिकतम, यह आपका हवा में होगा। सूक्ष्म कणों को एक विषमांगी मिश्रण होता है, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण, इसमें से कौन सा है? तो ये वायुमंडल है। प्रकाश की प्राथमिक वर्ण क्या है? तो लाल, हरा और नीला होता है। इनमें से सभी राइट आंसर लाल, हरा और नीला, तो ये प्राइमरी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जंगल में वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा प्रतीत होगा? सिंपल सा बात है, आकाश काला प्रतीत होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो उनको काला दिखाई देगा। खतरे के संकेत प्रकाश किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसका विचलन कम होता है इसीलिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो ये रक्ताभ रंग का दिखता है, लाल रंग का दिखता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दोपहर में समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो ये श्वेत प्रतीत होता है। किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो इसको आपको ऑप्शन नंबर 1 कोलाइड हो जाएगा। देखिए किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। टाइम भी याद रखना है और साथ साथ ये घटना भी याद रखना है, अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग जो है ये आपका कॉर्निया होगा, ठीक है। चलिए तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एंगस्ट्रम के द्वारा, ठीक है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगी, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होगी। तो निर्वात की अपेक्षा जो है कैसी होगी, समान होगी यहाँ पर। चलिए तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। चलिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 1/10 सेकंड। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, याद रखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। और देखिए प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, प्रिज्म जो है कितने सतह से घिरा होता है। तो प्रिज्म जो होता है ये 5 सतह से। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है, तो ये 380 न्यूटन मीटर। चलिए अगला चैप्टर आ गया विद्युत, ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा आ गया हमारा, अगला चैप्टर हमारा आ गया विद्युत। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न ही देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिया गया है, बताइए, पढ़िए पहला प्रश्न पढ़िए क्या दे रखा है। कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये करता है विद्युत मोटर में, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने के लिए जो युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में, तो इसको कहा जाता है सौर सेल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12 ओम है और इस पर 220 वोल्ट विद्युत स्रोत कितनी विद्युत धारा होगी, V = IR। आपसे पूछा गया धारा I = हो जाएगा V/R, 1200/220, 10 से 10 कट गया और इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर निकल करके आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 0.18 एम्पियर। चलिए यहाँ पर इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। चलिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आप फॉर्मूला है, आप बना सकते हैं, बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, I = V/R होगा। चलिए निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन सा है इसमें से, बताइए इसमें से चालक कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से चालक आपका एल्युमिनियम है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये आपका राइट आंसर बताना है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 का प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा हुआ है। समतुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है, श्रेणी में है तो आप निश्चित रूप से जोड़ दीजिएगा, मुझे पता है, ठीक है। R1 + R2 + R3 आपने जोड़ा भी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज की होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 220 वोल्ट सप्लाई होता है। विभक्त वलय का प्रयुक्त होता है, 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका डीसी मोटर में। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है ना, आपको भी पता है। चलिए 11 का देखिएगा कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। ये डायरेक्टली आपको याद रखना होगा, 6.25 × 10⁻18। देखिए एक एमीटर का परिसर रेंज 0.3 एम्पियर है। इस एमीटर के स्केल पर डिवीजन की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पांक यानी कि लिस्ट काउंट कितना होगा। तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो आपका हो जाएगा 0.01 एम्पियर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का कूलम्ब होता है, ठीक है ना। आवेश का ऑलवेज क्या होगा, आवेश का कूलम्ब होगा, ठीक है ना। और देखिए अति भारण के समय यानी कि ओवरलोडिंग के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिए 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, V = IR। आप यहीं से आप निकाल लीजिए, 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ पर तो नहीं दे रखा है ना एम्पियर वगैरह, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर 1 जूल/कूलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को जोड़ा जाता है परिपथ में श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बताइए कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए।
राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, I = R²। ये निरूपित नहीं करता है, ठीक है। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा का मान क्या होगा? फॉर्मूला पे रख करके आप इसको बनाइएगा, 2 एम्पियर होगा, ठीक है। देखिए किस उपकरण में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है कुंडली में। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक। उसके बाद देखिए, करें किसी बल्ब में 220 वोल्ट 2 एम्पियर की प्रवाहित होते फिलामेंट का प्रतिरोध, तो V = IR पे आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा कितना? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। करें कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा? तो V = IR, I = VR हो जाएगा। तो V 220 वोल्ट है और R कितना है? 55 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करिएगा तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपका कितना? 23 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। 5 का 20, 5 का 20 तो भाई 4 टाइम में कट जाएगा। चलिए उसके बाद किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक, तो प्रतिरोधकता का मात्रक आपका हो जाएगा यहाँ पर ओम मीटर, ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट की AC होती है या DC होती है? बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपकी प्रत्यावर्ती होती है, अल्टरनेटिंग AC होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R प्रवाहित है, तो धारा I के बीच का संबंध क्या होगा? तो R = मतलब फार्मूला है, ये बनाइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो इसका मान जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 0.4 एम्पियर। चलिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इसमें से गतिशील इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए कौन सा प्रश्न है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है ना, तो इसको आप उतना टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछा जाएगा। ओम का नियम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बता दीजिएगा कि V = IR होता है। V देख लीजिए। चलिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है? तो ये आपका दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आएंगे अब यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो फ्रेंड्स वह मापक किसका है? तो याद रखिएगा, वह मापक जो है यह विभवांतर का, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकंड है, ठीक है। देखिए किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो फ्रेंड्स ये जब चालक का ताप अचर रहता है, ध्यान रखिएगा, ओम का नियम नियत है। तो V = IR होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता कैसा है, मात्रा क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एम्पियर होगा। चलिए धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम्ब होता है, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। क्लियर ना फ्रेंड्स? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रतिरोध का SI मात्रक। तो प्रतिरोध का M होता है। जूल पर कूलम्ब किसके बराबर है? जूल पर कूलम्ब किसके बराबर है? तो अपने आप में ये फॉर्मूला एक तरह का निकल के आ जाएगा वोल्ट का, ठीक है। विभवांतर का SI मात्रक पूछा गया है, तो विभवांतर का वोल्ट होगा। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो ये कैंडेला होता है। चलिए विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर को मापने वाले के यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का, पावर का SI मात्रक क्या होगा, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा वाट। उसके बाद देखिएगा कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको विद्युत धारा कहा जाता है। 1 कूलम्ब किसके बराबर होता है? 1 कूलम्ब किसके बराबर होता है?
तो फ्रेंड्स ये होता है आपका 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड के बराबर, ठीक है ना। यानी कि कूलम्ब बराबर क्या होगा, धारा गुना समय होगा, ठीक है ना। यानी कि I इंटू एस हो जाएगा, I इंटू टी होगा, सॉरी Q इक्वल टू होता है ना, Q इक्वल टू I इंटू टी, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला में। चलिए, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है आपका विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। चलिए, किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिए, एक विद्युत यूनिट बराबर है, तो फ्रेंड्स ये होता है आपका 1 किलो वाट घंटा के। चलिए, उसके बाद देखिए 1 किलो वाट बराबर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताइए 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है आपका 0.24। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। किलोवाट घंटा बराबर होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7.46 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये सब फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट मैं आपको करा दिया हूँ, ठीक है, इस चैप्टर का। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्टमीटर का अल्प मापक यानी कि लिस्ट काउंट कितना होगा। तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए लिस्ट काउंट कितना होगा इसका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0.05, ठीक है। चलिए, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कि वोल्ट बराबर होता है, बताइएगा वोल्ट बराबर होता है, तो ये होता है आपका जूल पर कूलम्ब का। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को इसमें से निरूपित करेगा आपका I² ठीक है ना, I²R। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यहाँ पर सत्य है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ये वाला, ठीक है ना। चलिए, ओम का नियम किसने दिया था, तो ओम का नियम दिया था किसने, बताइए, जॉर्ज साइमन ने, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है ना, उनको परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो एम मीटर का पाठ्यांक हो जाता है। तो एम मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा आधा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, फिर से पूछा गया है, तो ये यूनिट होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो इसमें से सत्य कथन आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जूल हो जाएगा कूलम्ब इंटू वोल्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, कांच तथा रबड़ जैसे विद्युतरोधी पदार्थ का प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है आपकी 10⁻12 से 10⁻17 ओम तक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो बल्ब 200 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी। तो आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, फॉर्मूला ओम का नियम लगा करके। तो 67 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 68 नंबर प्रश्न है कि यदि विद्युत करे कि हीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतना है, तो यह इतना जो है विद्युत हीटर का स्रोत से कितनी धारा लेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 6.25 गुना 10⁻18। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो ये आपकी अदिश राशि है। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है आपको किस क्रम में, समानांतर क्रम में, याद रखिएगा, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि आममीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में। क्यों जोड़ा जाता है आममीटर को श्रेणी क्रम में, तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, यह आपका प्रतिरोध है, ठीक है। वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो इसलिए जोड़ा जाता है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सुचालक कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम दिया गया है जो कि सबसे अच्छा सुचालक, नहीं चांदी है ना, चांदी दिया गया है। चलिए, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध की विद्युत धारा का गमन करता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं अतिचालक। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो कॉपर की प्रतिरोधकता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन चलिए, इसका भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 1 जूल और 1 सेकंड का अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकंड का अनुपात को बताइए। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग 1 वाट, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर BO2 यूनिट किसका है? BO2 का यूनिट कितना है इसको याद रखिएगा, आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान होती है? तो फ्रेंड्स इसमें होती है विद्युत धारा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है ये कांच का बना होना चाहिए ना, ठीक है। उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में भरी जाती है निष्क्रिय गैस। चलिए, टंगस्टन धातु का गलनांक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन धातु का गलनांक याद रखिएगा, ये कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 यहाँ पर दिया गया है। नाइक्रोम में कौन सा तत्व होता है? नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम होगा, ठीक है, निकिल और क्रोमियम। चलिए, उसके बाद देखिए परिपथ को सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ में आपका फ्यूज़ लगाया जाता है, विद्युत फ्यूज़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है यूरेनियम, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए उसके बाद गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें से, तो देखिए यहाँ पर देखिए नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए, देखिए जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो फ्रेंड्स ये स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है ना, जल विद्युत संयंत्र। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत इसमें से आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें से देखिए जीवाश्म ईंधन जो नहीं है वो आपका बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए, उसके बाद देखिए गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। बायोगैस का उत्पादन होता है, तो यहाँ देखिए गोबर से। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ठीक है। बाकी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन, बाकी ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। एक उत्तम ईंधन इसमें से है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैव गैस, ठीक है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा जो है ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स नरौरा जो है ना ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो प्राचीन काल में सबसे सामान्य स्रोत लकड़ी था। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा यहाँ पर दिया गया, नर्मदा नदी पर, ठीक है, ऑप्शन सी में। टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर है? तो टिहरी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जैव गैस जो है एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इनमें मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी 75%। पवनों का देश किसको कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? बताइए, पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो ये चेंज होते रहता है, ठीक है ना, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा आप। चलिए, देखिए एक MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सौर स्थिरांक। देखिए सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे कि मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सौर सेल का। बांध के द्वारा देखिए स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, तो ये करती है विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद देखिएगा कि OTEC ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर की पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो फ्रेंड्स ये होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्र में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है तप्त स्थल। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है, तो ये नाभिकीय संलयन होता है, इसका आंसर आपको भी पता होगा। चलिए हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पर है। चलिए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए राणा प्रताप सागर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये गुजरात में राजस्थान में है, यहाँ पर राजस्थान दिया गया है। कलपक्कम जो है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 35 का। चलिए उसके बाद देखिएगा कैगा जो है, कैगा कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो इसमें से नवीकरणीय जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो इसमें से उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका लकड़ी है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो इसमें से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये सब प्रश्न बनता है। परंपरागत जो है ये जैव मात्रा बायोगैस है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा से, तो इसमें से देखिएगा नाभिकीय ऊर्जा होगा, ठीक है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि अनवीकरणीय नहीं नवीकरणीय है, तो इसमें से नवीकरणीय कौन सा होगा बताइए, तो यहाँ पर देखिए बायोगैस है, ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, तो निश्चित रूप से सूर्य है, ठीक है। चलिए उसके बाद 44 नंबर है हमारा कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो फ्रेंड्स ये करता है विद्युत ऊर्जा में। चलिए टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य था इनमें से सभी, ठीक है ना, जलापूर्ति, भूमि सिंचाई और बिजली उत्पादन। उसके बाद देखिएगा कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत, तो यहाँ पर देखिए कोयला और पेट्रोलियम है। उच्चतम ऊर्जा का स्रोत वह है, उच्चतम ऊर्जा का स्रोत वह है, बताइए, सभी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इनमें से सभी गुण होना चाहिए, जो सुगमता से सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे और जिनका भंडारण और परिवहन आसान हो। ईंधन क्या है, तो LPG है, लकड़ी है, CNG है, इनमें से सभी है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए A और B, पेट्रोलियम और कोयला दोनों होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो ये नाभिकीय संलयन। उसके बाद देखिएगा किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सौर सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का, तो इनमें से सभी होगा सूर्य, नाभिकीय संलयन, चंद्रमा। जो दहन कर उष्मा का उत्पादन करते हैं उनको कहा जाता है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है ईंधन। चलिए उसके बाद देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो फ्रेंड्स ये सूर्य है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो ये सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो बिना ज्वाला का जलेगा कोयला, ठीक है ना। चलिए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ये किसका बना होता है शुष्क सेल में, तो 60 का दिया गया, इसमें से जस्ता का। डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग, तो डीजल का उपयोग होता है इन सभी में, रेल के इंजन में, भारी वाहन में और विद्युत उत्पादन में।
खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये शुष्क सेल का, सूखा सेल का। पूरा क्लास 9, 10th मैंने आपको साइंस कवर करा दिया, मतलब साइंस में फिजिक्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए। इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।